जय हिंद। तो आज फिजिक्स का सेकंड पार्ट आ गया है। और जो प्रकाश का परावर्तन और बर्तन जो मतलब कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ा रहे थे आपको, उसी का सेकंड पार्ट ये वाला है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको मैंने दे रखा है, सेकंड पार्ट है जिसमें अब आपको आगे का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में पूरा नहीं हो पा रहा तो इसलिए सेकंड पार्ट मैंने बोला था ना, आपको पार्ट बाई पार्ट में बना के देते रहेंगे। देखिए, सेकंड पार्ट में आपको हम चलते हैं और बताते हैं आपको दर्पण से, क्योंकि ये सेकंड पार्ट में जो प्रकाश का परावर्तन है वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अब बर्तन आपको बताना है। अब बर्तन आपको थर्ड चैप्टर में मिलेगा, मतलब थर्ड पार्ट में मिलेगा। धीरे धीरे ऐसे मतलब पार्ट बाई पार्ट में आपको चैप्टर बाई चैप्टर मिलते रहेंगे। ठीक है। देखिए, हेडिंग क्या पड़ी आपकी, दर्पण। दर्पण क्या है? दर्पण मतलब मिरर। मिरर जो हमारा दर्पण होता है, जो शीशा होता है, ये मिरर जो होता है, उसमें किस तरीके से क्या इसको हम क्या डेफिनेशन कर सकते हैं, किस तरीके से इसको समझा सकते हैं। ठीक है। या मान लो कभी आपके क्वेश्चन ही आ जाए कि मिरर को समझाइए, दर्पण को समझाइए, तो आप कैसे समझाओगे दर्पण को? समझा रही है, नहीं बात नहीं आ रही है? देखिए, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि भाई मैंने ये अपनी भाषा थोड़ा लिख के आपको समझाने के, जिससे आप डेफिनेशन को अच्छे से याद कर सको और अच्छे से आप उसको समझ सको। मेरी बात समझा रही नहीं है? तो देखो, दर्पण कह रहा वह चिकनी एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। मेरी बात समझिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह चिकना एवं पॉलिशदार पृष्ठ, जैसे आप शीशा देखते हो, शीशे के पीछे आपको क्या मिलती है? पॉलिश मिलती नहीं मिलती है? वो पीछे चिकना होता है, नहीं होता, उस पर पॉलिश कर दी जाती है। शीशा आपका यही जो कांच होता है, यही वाला होता है, लेकिन इसके पीछे वो कर दी पॉलिश, जिसके कारण ये मिरर बन जाता है, शीशा बन जाता है। तो इसमें जब किसी के ऊपर हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो उस पर क्या होता है, तो जिस तल पर पड़ने वाले प्रकाश का किरण, अब जिस तल पर कहते हैं कि किसी जो कोई चिकना एवं पॉलिशदार पृष्ठ है या पॉलिशदार तल है, उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। अधिकांश, ज्यादा से ज्यादा भाग कैसे हो जाता है? परावर्तित हो जाएगा। परावर्तन मतलब होता है आया और टकरा के वापस चला जाना, वो परावर्तित कहलाता है। परावर्तित हो जाना क्या कहलाता है? मिरर मतलब शीशा कहलाता है। कोई भाई हमारा क्या होता है? दर्पण कहलाता है। जो दर्पण का काम ही होता है कि जो किरणें आई उनको परावर्तित करके बैक में भेज देना या उसको भेज देना दोबारा। इधर से आई तो इधर ही फिर ऐसे करके भेज देना, ये होता है दर्पण का काम। मिरर का काम यही होता है। तो आप सीधा कह सकते हैं किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण अधिकांश भाग परावर्तित होकर क्या हो जाता है? लौट जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। सीधा कह सकते हैं, लौट जाना नहीं लगता या ना याद करो, सीधा कहो परावर्तित हो जाती हैं, दर्पण कहलाता है। तो दर्पण का काम ही यही होता है, सिर्फ प्रकाश को परावर्तित करना, प्रकाश को परावर्तित करना। तो बस इतना आपको बताना है दर्पण में। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। अब दर्पण हमारे दो प्रकार के, एक समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। दर्पण तो अनेक प्रकार के हैं। ठीक है, देखो उसके बाद इनमें आ जाता है गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब दर्पण ही तो है। लेकिन इसमें एक समतल और गोलीय दर्पण दो। तो समतल दर्पण क्या होता है? जो चिकना समान एकदम समतल मतलब प्लेन होता है एकदम, समझा गया? वो समतल दर्पण होता है। तो अब समतल दर्पण को हम क्या बोल सकते हैं? वो उस चीज को देखो मैंने अपनी भाषा में लिखकर इसको समझाया है अपनी भाषा में, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर आप किताब की भाषा अगर समझोगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा और शायद आप याद करने में थोड़ी आपको दिक्कत हो जाए। इसके कारण मैंने अपनी भाषा लिखी है, वो अपनी भाषा ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात समझा रही कि नहीं आ रही है? इसलिए आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठो, जो चीज हम आपको समझा रहे हैं वो आप तुरंत नोट करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समतल दर्पण में क्या है कि कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलई करके उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने पर प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। देखो यहाँ पर तो मैंने ये लिख दिया, शायद आपकी किताब में भी लिखा होगा। मेरी बात समझा रही नहीं आ रही है? गर्मी ज्यादा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी है तो क्या हुआ, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बस फर्ज आपका भी बनता है कि आप लोग भी मेहनत करो पढ़ाई के साथ में। देखिए, तो क्या है कि कांच का कोई समतल एक प्लेट है, कांच है, क्योंकि कांच ही होता है, उसी दर्पण बना दिया जाता है, मिरर उसी को बना दिया जाता है। तो कांच की कोई प्लेट है, उसको एक समतल है, उसके ऊपर हमने पीछे एक तरफ क्या लगा दी? कलई। सिंपल बात समझ सकते हैं। उसके पीछे कलई लगाने के बाद दूसरे तल को मैंने परावर्तक तल बना दिया। परावर्तक मतलब बाबू होता है कि किरण को परावर्तित कर देना, आकर और वापस भेज देना, वो परावर्तक होता है। ये भाई परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन मतलब क्या? चेंज, इंग्लिश समझ सकते हैं, चेंज। तो क्या होता है कि कांच की एक समतल प्लेट पर एक साइड पर या किसी एक तरफ कलई करके दूसरे तरफ परावर्तक तल बना देते हैं, तो प्राप्त दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत? इस तरीके से आप इस डेफिनेशन बता सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े, चलिए देखो। तो अब समतल दर्पण समझ आ गया? सीधा कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सीधा आपको बताना है
कि ये कांच की प्लेट है, उसके एक तरफ कलई कर देना है, कलई करने के बाद दूसरे तल को हमने परावर्तक तल बना दिया, प्राप्त दर्पण जो हमें दर्पण प्राप्त होगा वही हमारा समतल दर्पण कहलाएगा। ये हो गया। अगली हेडिंग आपका गोलीय दर्पण है कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? इस तरीके से एक गोल दर्पण है, तो सीधा कह सकते हैं कि वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले कटे होते हैं, कांच के खोखले गोले कटे होते हैं, वो आपके गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, वो चीज आपको समझाएंगे। बच्चों कंफ्यूजन बहुत कहां पे होता है वो भी आज आपको समझा रहे हैं। देखो ये जो हमने हेडिंग यहाँ पर लिख रखे हैं, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, अवलंब, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है बच्चों को, सबसे ज्यादा ये याद करना बहुत कंफ्यूजन होता है। तो कहो सर ये तो आपने शॉर्ट में लिख रखे, कैसे समझ में आएगा? क्या टेंशन लेते हो हम, है ना? आप वीडियो देखो पूरी, अभी वीडियो पूरी देखो, अभी तो कैसे समझ में आता है, नहीं आता है। देखिए तो आपका गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सबसे पहले अवतल दर्पण उत्तल दर्पण डेफिनेशन समझ लो, इनको समझ लो कि उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण होता क्या है। और हमारे हाई स्कूल एंट्री जितने बच्चे छात्र जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से इसको देखें, बढ़िया तरीके से। और जो फर्स्ट ईयर में या 9th में वो भी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देख लें, बढ़िया अच्छी तरीके से, क्योंकि ये आपके हमेशा काम देते हैं। और साइंस में हमेशा ही आते हैं, चाहे क्लास 8 की हो चाहे 7th की क्लास बुक हो, उसमें आता है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए सभी लोग देखो, जितने छात्र पढ़ रहे हैं सारे छात्र इसको देखो। देखो अवतल दर्पण, बाबू अवतल दर्पण आप सीधा कह सकते हो वे दर्पण जो किनारों पर मोटे बीच में पतले होते हैं। इस तरीके डेफिनेशन बताओ अवतल दर्पण की, कि वे दर्पण जो किनारों पर मोटे बीच में पतले होते हैं अवतल दर्पण कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, ये देखो ऊपर आपको मोटा दिख रहा है, ऊपर मोटा दिख रहा है, ऊपर नीचे आपको किनारे जो हैं किनारे मोटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में देखो, ये बीच में ये पतला है। तो इस तरीके ऐसे और ऐसे करके जो दर्पण बना होगा भाई आपका कौन सा होगा? अवतल दर्पण वो होगा। अवतल बीच में पतले किनारों पर मोटे, अवतल दर्पण। इसका उल्टा कर दो, उत्तल में किनारों पे पतले बीच में मोटे, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, बीच में पतले किनारों पे मोटे अवतल दर्पण, और किनारों पे पतले बीच में मोटे उत्तल दर्पण। अब यहां पर देखो कुछ आती, जैसे दर्पण का ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, त्रिज्या। तो सबसे पहले इसको सीखने के लिए बाबू यहाँ पर देखो आपका इस तरीके से उस पर किताब में आपका चित्र बना होगा, इसको मैंने अधूरा बनाया आधा, इसको इस तरीके से और ऐसे होगा गोल, ये गोल होगा डॉट डॉट तरीके से। ठीक है, बस आपको ये चीज यहीं से समझना है, और यहीं समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है कमेंट करना, फिर वीडियो बनेगी इसी की। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आपको समझाया जाएगी वीडियो बना बना के। मतलब समझा गई मेरी बात को? ठीक है, कितनी मेहनत पड़े कितनी गर्मी हो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा अब क्या है, दर्पण का ध्रुव। तो ध्रुव देखो यहाँ पर क्या है आपका, अगर ध्रुव की बात करी जाए, ध्रुव वो होता है एक बिंदु, मतलब सेंटर पॉइंट को क्या ध्रुव बोलते हैं, सेंटर पॉइंट को। तो आप मान लो ये दर्पण है आपका, ये वाला दर्पण, ये मान लिया, ये मान लो कोई सा एक दर्पण मान लेते हैं। ये अगर दर्पण है तो इसका ध्रुव कौन सा होगा, सेंटर कौन सा होगा? ये तो होगा, ये तो आपका सेंटर होगा। तो ध्रुव कौन सा आपका होगा? सेंटर। ये तो दर्पण का ध्रुव हमेशा कौन सा होता है? जो हमारा दर्पण होता है उसके सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, देखो बाबू वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। मैंने बोला केंद्र और त्रिज्या, त्रिज्या समझो व्यास की आदि क्या होती है? त्रिज्या। अब इस देखो ये हमारा एक, इसको हम पूरा डॉट डॉट करके अगर बना दें, इसको पूरा अगर ऐसे करके डॉट डॉट करके पूरा गोल कर दें, अब इधर हमने लिख रखा है, इसको इस तरीके डॉट करते हैं। अब इसका जो ये पूरा व्यास हो, ये पूरा गोल हो गया, इसका व्यास आधा हो जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र त्रिज्या, वक्रता केंद्र है तो केंद्र मतलब कि जो वक्रता का जो वक्रता त्रिज्या होती है उसको जो सेंटर पॉइंट होता है केंद्र बीच का, उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आपका केंद्र कौन सा हो जाएगा? ये जो सी पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि बीच ये आधा भाग है ना, आधा भाग यहीं पे मिलेगा कि देखो ये पूरा हमने ऐसे करके बना दिया गोल, तो आधा यहाँ से यहाँ तक का आधा हो गया, इधर का इधर आ गया। तो ये जो सी सेंटर पॉइंट होगा वो वक्रता केंद्र होगा आपका। अब आगे आता है आपका वक्रता त्रिज्या। तो इसकी जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की जो ये होती है, ये आपकी क्या है? ये त्रिज्या आपकी है। समझ गई नहीं आगे? ये क्या है? आपकी त्रिज्या है। समझ गया? ठीक है, तो ये जो दर्पण है, दर्पण का आधा जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष आपका क्या होगा? देखो ये चीज जो यहाँ से ऐसे करके चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक की, तो ये जो अगर हमने पूरा मिरर बना दिया, ये दर्पण पूरा बना दिया, तो ये आपका मुख्य अक्ष यहाँ पर है ना, ये मुख्य अक्ष होता है। समझा गया? फिर आ गया अविलंब। देखिए अविलंब हो गया, और दर्पण का द्वारक हो गया, और क्या है? फोकस अथवा मुख्य फोकस हो गया, और उसके बाद फोकस दूरी हो गई, और फोकस तल हो गया। इन चीजों को समझाते हैं आपको। देखो द्वारक किससे कहते हैं?
द्वारक वो होता है जहां से कोई चीज प्रवेश की जाती है, जहां कहीं से कोई चीज प्रवेश होती है वो आपका द्वारक कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, द्वारक हो गया। अविलंब आप समझ सकते हो, अविलंब क्या होता है कि जहां पे आपकी जो किरण होती है, किरण आने के बाद जो मिलती है, जैसे हमने आपको उसमें समझाया था, जैसे इस तरीके से मान लो ये आपका एक दर्पण है, ये वाला, ये दर्पण, इधर से किरण आई इधर चलेगी, तो ये जो बनेगा ये वाला, ये यहाँ पर जो ये बीच में, ये क्या होगा, ये तो अविलंब आपका होता है। समझाया कि नहीं समझाया था, ये तो आपका अविलंब था। तो ये अविलंब आपका इसमें इसमें जब यहाँ से मान लो ये टकराएगी, यहाँ पर ध्रुव पे टकराएगी और ऐसे करके इधर इधर या उधर चली जाएगी, तो यहाँ पर जो बनेगा ये आपका क्या होगा, अविलंब होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो द्वारक बता दिया, फोकस व मुख्य फोकस, जहां पे हमारा फोकस बनेगा जाके, कोई किरण आई और टकराने के बाद जो फोकस दूसरी जगह बनेगा जाके, वही आपका मुख्य फोकस या फोकस कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फोकस दूरी, जो फोकस मुख्य फोकस बन रहा है उस दर्पण और उसकी दूरी कितनी होगी, वो उसकी वही दूरी कहलाती है। मान लो यहाँ पर ये टकराया, टकराने के बाद यहाँ पर बना जाके, तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, इसी को हम कहते हैं फोकस की दूरी। फिर कहता है फोकस तल, कहाँ पे फोकस बन रहा है, फोकस कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर रही है, तो देखो यहाँ पर टकरा के, तो यहाँ पर ये तल आपका हो गया, ये तो लोग है फोकस का। यहाँ पर भाई जब यहाँ पर कोई शीशा है, शीशे पे तो सीधा बने हम देखते हैं चेहरा अपना, तो वहां पे एक फोकस तभी बनता है, उस तली पे तो फोकस बनता जाके, तो वही आपका क्या होता है, फोकस तल होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता है टेंशन ना लो, कमेंट कर देना, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर दूंगा अच्छे से। अब आपको आपको आता है दर्पण सूत्र आवर्धन तथा आवर्धन। देखो आवर्धन और दर्पण का सूत्र, ये आवर्धन और दर्पण का सूत्र में तो नहीं कंफ्यूजन होगा, लेकिन आवर्धन में कंफ्यूज हो जाता है बच्चों को बहुत सारे, लेकिन टेंशन ना लो, आपको वो भी चीज समझा देंगे। देखो आपको दर्पण का सूत्र कैसे बताना है, यहाँ पर भी हमने शॉर्ट ही लिखा है, लेकिन टेंशन ना लो, आपको पूरा लॉन्ग करके समझाएंगे, और जितना आपकी किताब में लिखा है वो सारी चीज समझाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v। उसमें आपका थोड़ा कंफ्यूजन तरीके से लिखा होगा, समझ नहीं आता है बच्चे को, कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, वो कंफ्यूजन यहाँ पर होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, टीचर पढ़ाने के लिए पढ़ा जाते हैं सारे, ठीक है, लेकिन जब टीचर पूछता है बच्चों को, बेटा समझ में आ गया, बच्चे भी कह देते हैं हाँ समझ में आ गया, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता वहां पे। ये टीचर को इतना अनुभव होना चाहिए कि बच्चे को कहाँ पे कंफ्यूजन होगा, बच्चे को कहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ये इतना उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए, वो समझ ले, उसे पता होना चाहिए कि ये चीज बच्चे को नहीं समझ में आई होगी। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही, इसलिए हमें मालूम है कि बच्चे ऐप समझ गए होंगे, ये फोकस दूरी जो होती है उसको हम ऐप से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यू और बी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, सर किससे यू को दर्शाए किससे बी से दर्शाए। अब ये कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, ये कंफ्यूजन अब जब आप सवाल लगाओ तब आपको, तब वहां पे दिक्कत होगी, लेकिन टेंशन ना लो, इस वीडियो में आपको मैं दावा करके देता हूं कि आपको ये यू और वी कंफ्यूजन नहीं डालेगा बिल्कुल भी। देखो फोकस दूरी ऐसे ही दर्शानी है, जो वस्तु की दूरी हो, वस्तु की दूरी, जैसे मान लो ये मिरर है और यहां से यहां जो वस्तु रखी है, तो इस मिरर से यहां से इसकी दूरी जो है ये होगी आपकी यू, क्या होगी ये यू होगी। अब प्रतिबिंब की दूरी, अब जो वस्तु के यहां से ऐसे टकराई इस मिरर पे, इधर जो यहां पर प्रतिबिंब जो बना जाके है, ये जो होगी वो v होगी आपकी। तो प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत, अब बताओ कोई दिक्कत, चले आगे बढ़ते हैं। तो आप बना सकते हो इसका सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये क्या होगा, दर्पण का सूत्र। ये आप लोग लिख लो और नोट कर लो, ठीक है, ये आपका इंपोर्टेंट है, इससे आपके सूत्र आगे लगेंगे चल के, वो सवाल लगेंगे चल के, इसी सूत्र से आपके सवाल लगेंगे। ये क्या हो गया, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब चाहो आपको v निकालना हो, चाहो आपको u निकालना है, यहाँ से आप इधर से उधर कर देना, और मतलब कि 75 कर देना, आपका निकल के आ जाएगा। अगर v निकालना तो इधर 75 कर देना, इसको इधर भेज देना, इसको इधर भेज देना, ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रखना आप लोग ज्यादा, अगर नहीं कर पाते वो चीज बता देना। अब बाबू अगला आता है आपका आवर्धन, क्या आता है, आवर्धन। देखो मैंने बोला है कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण होगा मेरा शीशा, उसके द्वारा क्या बनेगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बने, किसी इमेज बनेगी, तो उस इमेज की जो लंबाई होगी तथा वस्तु की लंबाई और जो इमेज बनने वाली उसकी लंबाई के अनुपात को ही प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, पक्का नहीं समझ में आया होगा, समझाते हैं। देखो हम खड़े हैं, आप जो अपने फोन में देख रहे हो हमको, कि हमारी लंबाई इतनी है, नहीं। अब मान लो कोई हमने बड़ा मिरर रख लिया, बड़ा शीशा रख लिया, उसमें हम खड़े होकर देख रहे हैं, अगर शीशे की जो शीशे में हमारा इमेज बन रहा है, जो फोटो बन रहा है, उसकी लंबाई, तो वस्तु के प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब मतलब शीशे में जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो लंबाई पूरी। उसके बाद
तथा वस्तु, वस्तु कौन, हम, हमारी लंबाई, इन दोनों का अनुपात जो होगा वही आपका आवर्धन होगा। मतलब जो मिरर शीशे में जो आपकी लंबाई बढ़ रही है, प्रतिबिंब बढ़ रहा है, प्रतिबिंब मतलब इमेज जो बढ़ रही है, आपका जो चित्र बढ़ रहा है उसकी लंबाई, और जो आप खड़े आपकी जो वस्तु रखी है उसकी लंबाई। अब मान लो ये मार्कर आपको दिखा रहा हूं मैं, ये मार्कर यहाँ से दिखा रहा है, आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऐसे जैसे हम कैमरे के पास लेके जा रहे हैं तो आपको देखो कितना बड़ा दिख रहा होगा, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब बताओ, अब यहाँ रख रहे हैं तो आपको लंबाई कम दिख रही है, लेकिन मार्कर उतना ही बड़ा हमारा है। समझा गया? तो ये क्या होगी, प्रतिबिंब की लंबाई जो आपको देख रहे हो, और जो हमारे हाथ में पकड़े हैं ये वस्तु की लंबाई होगी। इन दोनों का जो अनुपात होगा वही तो रेखीय आवर्धन हो गया, वही तो आवर्धन होगा। मेरी बात समझा गई? इन दोनों का अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। मेरी बात समझा गई नहीं है? हाँ, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब क्या करना आगे, तो इसे एम से प्रदर्शित करते। आवर्धन जब होगा, आवर्धन की बात, या एम जहां पर लिखा मिल जाए कैपिटल, ओ सॉरी स्मॉल एम, समझ लेना यहाँ पर आवर्धन की बात कर रहा है, आवर्धन की बात कर रहा है। बाबू टेंशन ना लो, हम हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रेखीय आवर्धन जब आपको इतना पता चल गया तो एम बराबर आई अपॉन ओ, मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज की लंबाई, और जो आपकी वस्तु है उसकी लंबाई, दोनों का अनुपात कर दिया। अनुपात का मतलब कि जो बटे में लिखा हो, पी अपॉन क्यू के रूप में जो वस्तु लिखी जो अनुपात होता है, ठीक है। तो ये एम बराबर क्यों, एम से प्रत्यय करते हैं, तो एम बराबर आई अपॉन ओ, ये आपका सूत्र हो जाएगा किसका, रेखीय आवर्धन का। ये आवर्धन का सूत्र ये हो जाएगा। आगे बाबू चलते हैं, इसी में और आ जाता है माइनस का बी अपॉन यू हो जाता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन टेंशन है, यहाँ पर वो भी लिख दिया मैंने। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी यू, अभी तो समझाया मैंने जी यहाँ कहीं पे, ये देखो वस्तु की दूरी u, तो दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी उसको u, तथा प्रतिबिंब की दूरी v, प्रतिबिंब की दूरी v, तब क्या करेंगे, तो m बराबर आई अपॉन, हमने o लिखा था तो भाई हमने v अपॉन u लिख दिया, माइनस का v अपॉन u लिख दिया। तो आप ये भी रख सकते हो, जब आपका प्रतिबिंब दिया हो इस तरीके का, अगर ना दिया हो, ऐसे ना लिखा हो या इस रूप में लिखा हो, तब भी आप रेखीय आवर्धन का सूत्र लगा के और सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑन पे बेल आइकन को ऑन कर लेना है, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो, तो जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सबसे पहले आप लोग देख सको। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।